हेलो एवरीवन। आज अपन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पेम्फिगस वल्गारिस। दोस्तों, डर्मेटोलॉजी का एक डिजीज कंडीशन है, एक डिजीज है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक तरह से कॉमन डिजीज है और इंडिया के अंदर भी काफी कॉमन है ये। ओके, तो इसको अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है पेम्फिगस वल्गारिस। ओके, सुना होगा आपने। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं पेम्फिगस। पेम्फिगस एक डिजीज कंडीशन है और पेम्फिगस वल्गारिस इसका टाइप है। जो पेम्फिगस है वो कई तरह की होती है, जिनमें से एक उसका सब टाइप है पेम्फिगस वल्गारिस। ओके, जिसके अंदर जो पेम्फिगस जो वर्ड है वो पेम्फिक्स से आया है। पेम्फिक्स है वो एक तरह का ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्लिस्टर। ओके, जिसका मतलब होता है ब्लिस्टर। पेम्फिक्स एक तरह का ग्रीक वर्ड है जिससे पेम्फिगस बना है और जिसका मतलब होता है, पेम्फिक्स का मतलब होता है ब्लिस्टर होना। ओके, ब्लिस्टर, छाले होना। ओके, और इसका टाइप है पेम्फिगस वल्गारिस। क्योंकि पेम्फिगस है वो कई तरह का होता है, जिनमें से आज अपन एक सब टाइप है उसका पेम्फिगस वल्गारिस, जिसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ब्लिस्टर या फिर इसको अपन बुलाई भी बोल सकते हैं। ओके, पेम्फिक्स का मतलब क्या होता है? ब्लिस्टर या फिर बुलाई। ओके, क्लियर है? नेक्स्टली, वैसे तो पेम्फिगस के जो केसेस है वो वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं। ओके, वर्ल्ड में कहीं पे भी देखते हैं, किसी भी कंट्री में देखते हैं तो पेम्फिगस के केसेस है वो मिल जाते हैं। लेकिन ये मोस्ट कॉमनली यदि सबसे ज्यादा देखा जाए तो वो होता है यूनाइटेड स्टेट के अंदर। यूनाइटेड स्टेट के अंदर इसके केसेस ज्यादा पाए जाते हैं और यदि सबसे कम पाए जाते हैं तो वो होता है न्यूजीलैंड के अंदर। वहां बहुत ही कम केसेस देखने को मिलते हैं। यानी अप्रोक्सीमेटली अपन बात करें तो पर मिलियन पे 1 मिलियन लोगों पे सिर्फ एक केस होना, जो कि बहुत कम है, बहुत रेयर है। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि पेम्फिगस वल्गारिस सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट के अंदर होता है और सबसे कम होता है न्यूजीलैंड के अंदर। ओके, क्लियर है? नेक्स्टली, यदि अपन बात करें कि किस प्रजाति के लोगों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो सभी प्रजाति के लोगों में होता है। ये सभी प्रकार के एज ग्रुप में हो सकता है, सभी सेक्स के अंदर हो सकता है, यानी मेल और फीमेल के अंदर दोनों में हो सकता है। लेकिन सबसे कॉमनली ये 30 से 60 साल के लोगों में मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। 30 से 60 साल के जो लोग होते हैं उनमें मोस्ट कॉमनली होता है। और यदि उससे भी ज्यादा कॉमनली देखा जाए आजकल, तो जोस लोग जो लोग होते हैं ना, जैसे जोस का मतलब होता है यहूदी लोग, है ना, जो यहूदी लोग होते हैं ना, उनमें या फिर इंडियंस के अंदर ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, या फिर इंडियंस या फिर जो यहूदी प्रजाति के लोग होते हैं उनमें ज्यादा मिलता है। जैसे यहूदी कहां पे है? इजराइल में। जैसे इजराइल के अंदर ये ज्यादा देखने को मिलता है। इजराइल के लोगों में, इंडियंस के अंदर कॉमनली देखने को मिलता है। जिसका कारण क्या है? उसका कारण है जेनेटिक रीजन। जेनेटिक रीजन के कारण से इंडियंस के अंदर और यहूदियों के अंदर, यानी इजराइल के अंदर ये केसेस है वो ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये तो था पेम्फिगस वल्गारिस का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन। और इससे आगे अपन बढ़ते हैं, इससे आगे अपन देखते हैं। नेक्स्टली, अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि पेम्फिगस वल्गारिस है वो होता क्या है। क्लियर है? ओके, पेम्फिगस वल्गारिस होता क्या है? ये एक प्रकार की रेयर डिजीज है, यानी हर किसी में नहीं पाई जाती है। आजकल तो ज्यादातर इंडिया में देखे जाए तो बहुत ज्यादा केसेस होने को लग गए हैं, लेकिन और तरीके से या फिर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो रेयर डिजीज है। ऐसा नहीं है कि जैसे और कोई, जैसे आज कैंसर है, कैंसर कॉमन डिजीज हो गई है, वैसे पेम्फिगस वल्गारिस इतनी कॉमन नहीं है। एक प्रकार की रेयर डिजीज है, बहुत कम केसेस देखने को मिलते हैं, बट कुछ कुछ एरियाज में ज्यादा होते हैं। ओके, एक प्रकार के क्रोनिक डिजीज है, एक ही दिन में कोई पेम्फिगस का शिकार नहीं हो जाता है। इस बीमारी को डेवलप होने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। दूसरी चीज, ग्रुप ऑफ ब्लिस्टर डिसऑर्डर है एक तरह का, स्किन का। किसका? स्किन का है या फिर ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन का है। ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर स्किन में कहीं पे भी ब्लिस्टर हो जाते हैं। एक तरह से ब्लिस्टर की डिजीज कंडीशन है ये। ओके, सेकेंडली, एक प्रकार का ये ऑटो इम्यून डिजीज है। अपनी बॉडी के अंदर इसके कोई स्पेशल कोजेज नहीं है, हालांकि कुछ ड्रग इंड्यूस्ड भी होता है, लेकिन स्पेशली इसके कोई ऐसे कोई रीजन नहीं देखे गए, ऐसे कोई कारण नहीं देखे गए हैं जिनके कारण से पेम्फिगस वल्गारिस होता है। एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी अपनी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी के टिश्यूज और सेल को मेंटेनेंस करने वाली कुछ
एंटीजेंस होते हैं, उन एंटीजन के अगेंस्ट अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जिनके कारण से वो एंटीजन डेड हो जाते हैं और जो उसकी मेंटेनेंस है, उसका जो फ्लो है वो वहां पे टूट जाता है, जिनके कारण से वहां ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है और पेम्फिगस वल्गारिस कोज हो जाती है, जिसको अपन यहां पे भी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक प्रकार की कैसी डिजीज है? ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, यानी बॉडी में प्रेजेंट जो एंटीजन है अपनी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, अच्छे हैं, मेंटेनेंस वाले एंटीजन है, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। क्लियर है? इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि इसके कोई स्पेशली रिस्क फैक्टर नहीं है, इसके इस प्रकार के कोई कोजेज भी नहीं है, लेकिन ये कुछ ड्रग इंड्यूस्ड होती है। ओके, कुछ ड्रग से हो सकती है। जैसे नंबर 1 की अपन बात करें तो पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ड्रग के कारण से हो सकती है, कैप्टोप्रिल ड्रग के कारण से हो सकती है। क्यों हो सकती है? जो कैप्टोप्रिल है ये एक प्रकार की क्या है? एसी इनहिबिटर ड्रग है। क्या है ये? एसी इनहिबिटर ड्रग है। और पेनिसिलिन क्या है? एक प्रकार की ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ओके, अब आप ये समझ लीजिए सबसे पहले, हालांकि पैथोफिजियोलॉजी आगे पढ़ेंगे अपन, पर यहीं पे आप थोड़ा सा जनरली देख लीजिए, अपने स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जिसको अपन एपिडर्मिस बोलते हैं, इस एपिडर्मिस के अंदर एक सेल होती है केराटिनोसाइट्स। वैसे तो एपिडर्मिस के अंदर बहुत सारी तरह की सेल्स होती है, जिनमें से 4 सेल कॉमनली है, बट इनमें से 90% जो सेल्स होती है, जो सबसे ज्यादा एपिडर्मिस में सेल्स पाई जाती है, वो होती है केराटिनोसाइट्स। ओके, और ये जो केराटिनोसाइट्स है वो एक दूसरे से जिस बॉन्ड से जुड़ी रहती है, एक तरह की स्टिकी मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है, जिसको अपन बोलते हैं डेस्मोसोम। क्या बोलते हैं उसको? उसको अपन बोलते हैं डेस्मोसोम। डेस्मोसोम बोलते हैं, डेस्मोसोम। इसके अंदर एक प्रोटीन होती है। ओके, इसमें एक प्रोटीन होती है, जो प्रोटीन का काम क्या होता है? इस लेयर को बना के रखना, इस केराटिनोसाइट्स को आपस में बना के रखना। तो जब ये पेनिसिलिन अपन यहां पे देते हैं, तो जो पेनिसिलिन करती क्या है? सॉरी, कैप्टोप्रिल, जो कैप्टोप्रिल अपन देते हैं, तो ये कैप्टोप्रिल करती क्या है? एक तरह से एसी इनहिबिटर है, इनहिबिट करती है अपनी बॉडी के अंदर इस प्रकार के कुछ केमिकल मैसेंजर को इनहिबिट करती है, जो अपनी ब्लड वेसल्स को हार्ड नहीं होने देता, यानी रिलैक्स करता है। तो वहां पे जो रिलैक्स करेगा, तो उसके कारण से जो ये यहां पे डेस्मोसोम्स है, इसकी प्रोटीन्स भी वहां पे लूज हो जाती है, और लूज होने के कारण से वहां की प्रोटीन डैमेज हो जाती है, और जो एरिया बचता है, मान लीजिए ये यहां पे एक सेल है जिसको अपन ने क्या बोला? यहां पे केराटिनोसाइट्स है, यहां पे भी एक केराटिनोसाइट्स है, इसके बीच में यहां पे डेस्मोसोम्स है और इसकी प्रोटीन है। ये प्रोटीन यहां से डाइल्यूट हो गई, तो डाइल्यूट होने के कारण से ये जो स्पेस है, इस एरिया के अंदर फ्लूइड भर जाता है। क्या भर जाता है? फ्लूइड भर जाता है, और फ्लूइड भरने के कारण से ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार से तो कैप्टोप्रिल क्या करती है? ड्रग इंड्यूस्ड पेम्फिगस कोज करती है, जिसके कारण से पेम्फिगस हो जाता है। सेकेंडली पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्यों होता है? पेनिसिलिन क्यों करती है? पेनिसिलिन एक प्रकार से थियोल कंटेनिंग ड्रग है। ओके, क्या? थियोल कंटेनिंग, THIOL, थियोल। आपने देखा होगा ना, थियोल एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर होता है, केमिकल होता है। तो जो पेनिसिलिन ड्रग है वो थियोल की बनी होती है। पेनिसिलिन ही नहीं, पेनिसिलिन के अलावा भी कोई भी थियोन कंटेनिंग ड्रग्स होती है, वो सारी की सारी पेम्फिगस वल्गारिस कोज करती है। तो पेनिसिलिन भी क्या है? एक तरह से थियोल कंटेनिंग ड्रग्स है, जो भी आगे जाके करती क्या है? इसी डेस्मोसोम्स को डैमेज करती है, जिनके कारण से दोनों सेल सेपरेट हो जाती है, और वहां पे फ्लूइड फिलेट कैविटी बन जाती है, जिससे ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है? तो अपन सीधे सीधे शब्दों में समझ सकते हैं कि पेम्फिगस वल्गारिस के कोई स्पेशली कोज नहीं है, कोई स्पेशल प्रकार के रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन देखा गया है प्रैक्टिस में कि कुछ कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनके कारण से पेम्फिगस वल्गारिस हो सकता है, यानी एक प्रकार से वो भी कोज नहीं है, वो भी उसके क्या है? रिस्क फैक्टर है। दोस्तों क्लियर है? वो उसके क्या है? रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट लिए अपन आगे चलते हैं। ओके, आगे अपन समझते हैं पैथोफिजियोलॉजी, जो मैंने अभी आपको बताई थी, पैथोफिजियोलॉजी, इसको अपन समझते हैं। एक प्रकार से जो ऑटोइम्यून ब्लिस्टरिंग डिजीज है पेम्फिगस वल्गारिस। सेकेंडली
जो केराटिनोसाइट्स जिनका मैंने अभी जिक्र किया था, जो अपनी एपिडर्मिस में 90% होती है, वो सीमेंटेड टुगेदर यानी जुड़ी हुई रहती है यूनिट स्टिक स्पोर्ट से। एक स्पोर्ट लाइक यूनिट स्टिक जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डेस्मोसोम बोलते हैं। मान लीजिए ये एक प्रकार से केराटिनोसाइट्स है, ये एक प्रकार से केराटिनोसाइट्स है, ये केराटिनोसाइट्स है, यहां पे भी केराटिनोसाइट्स है। यहां से यहां पे जो भी आपस में जुड़ी रहती है वो किससे जुड़ी रहती है, एक स्टिक जैसी स्ट्रक्चर होती है, स्पोर्ट जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसको अपन डेस्मोसोम्स बोलते हैं, इससे जुड़ी रहती है। ओके, और जो ये डेस्मोसोम्स होते हैं, इसके अंदर एक प्रोटीन होती है, जिस प्रोटीन को बोलते हैं डेस्मोग्लेइन 3, डेस्मोग्लेइन 3, या फिर शॉर्ट में बोले तो DSG3, DSG3। ओके, इसके खिलाफ वहां पे एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। ओके, इसका सब टाइप है, आपको ध्यान रखना है, डेस्मोसोम्स कहां प्रेजेंट है, केराटिनोसाइट के बीच के अंदर। उस डेस्मोसोम्स की एक प्रोटीन है जिसको डेस्मोग्लेइन 3 बोलते हैं या फिर DSG3 बोलते हैं। इस DSG3 के अगेंस्ट यहां पे एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है, और एंटीबॉडीज डेवलप होने के कारण से क्या होता है, वहां पे जो केराटिनोसाइट्स है वो सेपरेट होने लग जाती है, यानी एक दूसरे से अलग होने लग जाती है, और अलग होने के कारण से वहां का जो स्पेस है वो फ्लूइड से रिप्लेस हो जाता है। यानी अपने इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड से वहां पे रिप्लेस हो जाती है, और रिप्लेस होने के कारण से वहां पे क्या हो जाता है, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ओके, नेक्स्टली चलते हैं अपन आगे, स्टेज ऑफ डिजीज। देखो, हर किसी बीमारी की एक स्टेज होती है कि माइल्ड टू मॉडरेट सीवियर जैसे होती जाती है तो उसकी एक स्टेज बन जाती है। ओके, इसी प्रकार से पेम्फिगस वल्गारिस है, इसकी भी 3 स्टेज होती है। माइल्ड टू सीवियर हो जाना, यानी बोल सकते हैं कि डिजीज की स्टार्टिंग से लेके एंड तक, फुल सीवियरिटी तक, अपन जैसे ही डिजीज प्रोग्रेस करती है वैसे ही उसकी स्टेज बढ़ती जाती है। पेम्फिगस वल्गारिस इज chronic autoimmune disease that progressive through stage of blistering and erosions that stage include। ओके, इसके अंदर ब्लिस्टर फॉर्मेशन होते हैं, उसके बाद इरोजन होते हैं, और उसके बाद स्टेज खत्म हो जाती है। क्लियर है? तो इसको अपन ने 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली स्टेज होती है, उसको बोलते हैं नॉन बुलस फेज। नाम से पता चल रहा है नॉन बुलस, बुलस यानी कि ब्लिस्टर होता है, नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर ब्लिस्टर नहीं होता है। इसमें ब्लिस्टर नहीं होता है तो फिर क्या होता है इसके अंदर ओनली फॉर रेडनेस होती है, इचिंग होती है, और आर्टिकेरियल होती है, यानी स्किन का कलर चेंज हो जाता है, ब्लूइश होने लग जाती है, स्किन रेड हो जाती है, इचिंग हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, वहां पे थोड़ी स्वेलिंग आने लग जाती है, इचिंग होती है वहां पे। ओके, और ये स्टेज होती कब तक है, ये या तो 1 वीक की या फिर 1 महीने की। 1 वीक से लेके महीने तक कुछ भी हो सकता है, यानी 7 से 30 दिन का इसका ड्यूरेशन बोल सकते हैं कि ये स्टेज 7 से 30 दिनों तक हो सकती है। इस स्टेज को अपन ने ट्रीट कर दिया तो ठीक है, ट्रीट नहीं करेंगे तो ये फिर ये एडवांस स्टेज में चली जाएगी। ओके, सेकेंडली दूसरी फेज होती है ब्लिस्टरिंग फेज, जिसके अंदर नाम से पता चल रहा है कि ब्लिस्टर की फेज है, इसमें ब्लिस्टर बन जाते हैं। उस फेज के बाद की बातें हैं, इसके अंदर ब्लिस्टर बन जाते हैं। सबसे पहले वहां पे रेडनेस और इचिंग था, अपने ट्रीट नहीं किया, और वहां पे जैसे ही ब्लिस्टर हो गए, ब्लिस्टर होते हैं अपन क्या समझ जाएंगे कि अभी नॉन बुलस फेज नहीं है, अभी कौन सी फेज हो गई है, ब्लिस्टरिंग फेज के अंदर ये चला गया है। ओके, स्किन डेवलप टेंस ब्लिस्टर, इसके अंदर बड़े बड़े हार्ड टाइप के ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, जिसके अंदर क्लियर फ्लूइड भरा रहता है। ये जो ब्लिस्टर होते हैं ये बहुत ही पेनफुल होते हैं और इचिंग होते हैं, जिसके अंदर इचिंग होती है, और होते कहां पे, टोटल स्किन पे, लेकिन माउथ की, जेनाइटल्स के, और म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन, जेनाइटल्स पे, या फिर अपनी ऑल ओवर बॉडी की स्किन पे, कहीं पे भी ये ब्लिस्टर हो सकते हैं, अल्सर हो सकते हैं। क्लियर है? इस फेज के अंदर नेक्स्ट फेज होते हैं इरोजन्स। इरोजन्स क्या होता है, जब ब्लिस्टर टूट जाता है, जब ब्लिस्टर है वो वहां से बिखर जाता है, तो ब्लिस्टर टूटने के बाद जो स्किन की ऊपर वाली लेयर निकल जाती है रगड़ लग के, तो उसके बाद जो रेडनेस दिखाई देती है, वहां की सेल्स दिखाई देती है, वहां के टिश्यूज अपने को नेक्ड आई से दिखाई देते हैं, तो वहां पे उनको अपन क्या बोलते हैं, इरोजन फेज बोलते हैं। आफ्टर ब्लिस्टर रेप्चर, जब ब्लिस्टर रेप्चर हो जाते हैं तो वहां पे लिव मोस्ट इरोजन्स, वहां पे मोस्ट टाइप के इरोजन्स रहते हैं, पानी निकलता रहता है स्किन से, एंड क्रस्ट धीरे धीरे वहां पे क्या होता है, पपड़ी बनने लग जाती है। ओके, और इवेंचुअली रिजॉल्व विदाउट स्कारिंग, और धीरे धीरे ठीक भी होने लग जाते हैं, कुछ स्कार बने बिना। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एग्जाम में भी काफी बार क्वेश्चन आ जाता है,
कि पेम्फिगस वल्गारिस के जो लीजन्स बनते हैं, जो ब्लिस्टर्स बनते हैं, उनके स्कार नहीं बनते, विदाउट स्कार के वो ठीक होते हैं। बल्कि कुछ यदि ट्रीट नहीं करेंगे तो कुछ स्कार ठीक होते रहेंगे, कुछ लीजन्स ठीक होते रहेंगे, दूसरे ब्लिस्टर्स बनते रहेंगे। तो ब्लिस्टर्स नए बनना बंद हो इसके लिए भी वहां पे मेडिकेशंस दी जाती है। ओके, यहां पे आप डायग्राम देख सकते हैं। यहां पे देखो, ये ब्लिस्टर टूट क्या है, यहां पे ये कौन सी स्टेज है, ये इरोजन स्टेज है। यहां पे देखो ये ब्लिस्टर से टूटा हुआ है, ये ब्लिस्टरिंग फेज है। यदि आप यहां पे स्पेशली देखेंगे कि कौन सा किस फेज के अंदर है। ओके ओके, 1 सेकेंड। ओके, यहां पे देखिए ये जो ब्लिस्टर है ना, ये ब्लिस्टर यहां पे टूट चुका है, फूट चुका है। यहां पे क्या हो रहा है, इरोजन हो रखा है इसके अंदर। ये स्टेज 3 की बात हो रही है। कहीं कहीं पे यहां पे देखो ये क्या बन रहा है, इसके ऊपर इरोजन्स बन रहे हैं यहां पे उसके बाद क्रस्ट हो रहा है, जो व्हाइट व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है, ये क्रस्ट बन रही है, इरोजन्स एंड क्रस्ट। ये थर्ड स्टेज का पेशेंट है। ओके, ये कौन सी स्टेज है, ये थर्ड स्टेज का पेशेंट है, जिसके अंदर इरोजन्स भी हो रहे हैं और क्रस्ट भी बन रही है। ओके, यदि वहां पे ब्लिस्टर बने हुए दिखाई देंगे तो वो कौन सी स्टेज होगी, सेकंड स्टेज होगी। यदि कहीं कहीं पे रेडनेस दिखाई देती है तो वो कौन सी फेज होगी, फर्स्ट फेज होगी, नॉन बुलस फेज होगी। क्लियर है? नेक्स्टली चलते हैं अपन आगे। ओके ओके, क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। यदि किसी को पेम्फिगस वल्गारिस हुआ तो वहां पे अपने को किस प्रकार के साइन सिम्टम दिखाई देंगे, किस प्रकार के क्लिनिकल फीचर्स वहां पे डेवलप होंगे। ओके, नंबर 1, ब्लिस्टर सबसे पहले बनेंगे। ब्लिस्टर बनेंगे तो अपने को पता लगेगा क्या है, ये पेम्फिगस वल्गारिस है। लेकिन सबसे पहले बनेंगे कहां, सबसे पहले डेवलप होंगे माउथ और स्कैल्प पे। सबसे पहले म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ पे होंगे, स्कैल्प पे डेवलप होंगे, उसके बाद धीरे धीरे स्प्रेड होंगे ये, और स्प्रेड में सबसे पहले फेस पे डेवलप होंगे, उसके बाद बैक पे जाएंगे, उसके बाद चेस्ट पे जाएंगे, उसके बाद अम्लाइकस पे, और फिर ग्रोइन एरिया के अंदर। इस प्रकार से ये प्रोग्रेस करते करते सभी जगह पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं। ओके, ब्लिस्टर धीरे धीरे रेप्चर होते हैं, और रेप्चर होने से वहां पे रिजल्ट के रूप में क्रस्टिंग पपड़ी बनती है, और ओजिंग ऑफ फ्लूइड, वहां से फ्लूइड बहने लग जाता है, और वो जो फ्लूइड बहता है उसके अंदर फाउल स्मेलिंग, बहुत ही गंदी स्मेल आती है उसके अंदर, है ना, बदबूदार स्मेल बोल सकते हैं उसको, बदबूदार स्मेल आती है। जो अल्सर्स होते हैं उसके, वो बहुत पेनफुल होते हैं, और नॉन हीलिंग टाइप के होते हैं या फिर स्लो हीलिंग के होते हैं। जो ब्लिस्टर्स बनते हैं उसके बाद इरोजन्स हो जाते हैं, क्रस्ट बन जाती है, तो जो इसकी हीलिंग होती है वो बहुत ही स्लो होती है। एक तो स्लो हीलिंग होती है, और क्या होता है, पेनफुल होते हैं, क्योंकि लीजन्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर जो कि बहुत ही पेन करते हैं। सेकेंडली, जो ये लीजन्स बनते हैं, यदि मान लीजिए माउथ के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर अल्सर हो गए, ब्लिस्टर बन गए, यदि वो धीरे धीरे लेरिंग्स तक चले गए और लेरिंग्स तक चले जाएंगे तो वहां पे हॉर्सनेस वॉइस आएगी। जब भी बात करेगा वहां पे, तो बात करते टाइम कैसी वॉइस रहेगी, वहां पे हॉर्सनेस टाइप की वहां पे वॉइस रहेगी। इसके साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे निकोल्स की साइन होगा। यहां पे निकोल्स की साइन देखने को मिलेगा। निकोल्स के साइन में होता क्या है, मान लीजिए किसी को यहां पे ब्लिस्टर है, और इस ब्लिस्टर को अपन धीरे धीरे ऊपर से कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो जो इसके सराउंडिंग के जो टिश्यूज होगा, उन टिश्यूज के अंदर फ्लूइड अंदर जाने की कोशिश करेगा, यानी वो ब्लिस्टर है, वो ब्लिस्टर अपने सरफेस एरिया को बढ़ाने लग जाएगा। मैंने मान लीजिए यहाँ पे टेंस टाइप का ब्लिस्टर है, इसको मैं कंप्रेस करूंगा तो ये इधर उधर जाने लग जाएगा। जो उसका अंदर का फ्लूइड फिलेट कैविटी है वो धीरे धीरे अपना सरफेस एरिया बढ़ाने लग जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, निकोल्स की साइन बोलते हैं। क्लियर है? यानी एडजेसेंट जो टिश्यूज होंगे उनके अंदर मूव होने लग जाएगा। यदि इस प्रकार की कंडीशन हुई तो वहां पे सेप्टिसीमिया हो सकता है। सेप्टिसीमिया जैसी सिचुएशंस देखने को मिलती है, ये भी एक प्रकार का साइन सिम्टम है इसका। ब्लिस्टर्स माउथ में, थ्रोट में यदि होंगे तो वहां पे कुछ भी चीजें खाने में, स्वेलो करने के अंदर दिक्कत होगी, पेन होगा, ये भी एक प्रकार का क्या है, साइन सिम्टम है। तो ये इसके कुछ साइन सिम्टम थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। ओके, कॉम्प्लिकेशंस। यदि किसी को पेम्फिगस वल्गारिस हुआ तो वहां पे उससे कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, अपनी बॉडी के अंदर अदर प्रकार के सिस्टम को कहां पे डिस्टर्ब कर सकता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो एक प्रकार का एक्सटेंसिव और लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस वहां पे कॉज कर सकता है। जैसे सेकेंडरी बैक्टीरियल इंफेक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? सेकेंडरी बैक्टीरियल इंफेक्शन हो सकता है, क्योंकि पूरी बॉडी एक्सपोज है, वुंड है, और वहां पे सेकेंडरी इंफेक्शन उसको कॉमनली हो ही सकता है, जिसके कारण से सेकेंडरी बैक्टीरियल इंफेक्शन बोलेंगे। उसको किसी भी प्रकार का फंगल इंफेक्शन हो सकता है, जो कॉमनली कैंडिडा होता है। सबसे ज्यादा कौन सा होता है? कैंडिडा होता है।
उसको किसी भी प्रकार का वायरल इंफेक्शन हो सकता है, जिसमें कॉमनली कौन सा है, हर्पेस सिंप्लेक्स देखने को मिलता है। ओके, उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। क्यों? क्योंकि डिफिकल्टी ऑफ ईटिंग है, खाना पीना न्यूट्रिशन उसके अकॉर्डिंग वो नहीं ले पा रहा है, इस कारण से उसको क्या हो सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। ये भी एक प्रकार का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। उसको अपन जो स्टेरॉइड देते हैं, उस स्टेरॉइड के कारण से उसको इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टेरॉइड के कारण से उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, इसीलिए वहां पे कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंट एनी टाइम देते रहना होता है। ओके, उसको इम्यून सप्रेसिव ट्रीटमेंट देते हैं अपन, तो उसके कारण से उसकी इम्यूनिटी स्लो हो सकती है, उसकी इम्यूनिटी लो हो सकती है। यह भी एक प्रकार का क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। उसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलता है, स्किन की कंडीशंस और ट्रीटमेंट को देखते हुए क्या देखने को मिलता है, उसको एंजाइटी देखने को मिलती है, उसके अंदर डिप्रेशन देखने को मिलता है। इस प्रकार के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं उसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कंडीशन जैसी सिचुएशंस भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, अरिथमिया हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डेथ हो सकती है। यानी कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की डिजीज कंडीशंस वहां पे सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस के रूप में डेवलप हो सकती है। ओके, नेक्स्टली चलते हैं अपन। ओके, नेक्स्टली देखते हैं अपन डायग्नोसिस। यदि किसी को पेम्पिगस वल्गारिस हुआ है, उस कंडीशन में क्या डायग्नोसिस करके अपन पहचान सकते हैं कि इसको पेम्पिगस वल्गारिस है। सबसे पहले तो उसका हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे अपन। हिस्ट्री कलेक्शन क्यों करेंगे? क्योंकि ये प्रॉब्लम कैसी है, जेनेटिक है। तो जेनेटिक होने के कारण से उससे पूछा जाएगा कि आपके फैमिली में और किसी को है क्या, आपके मदर फादर, नाना नानी, भाई बहन किसी को है क्या। ऐसे अपन फिजिकल हिस्ट्री लेंगे, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसका, कि वहां पे जो ब्लिस्टर्स है, उसकी स्किन की कंडीशंस है वो कैसी है, जिससे कि अपन डिफाइन कर पाएंगे कौन सी स्टेज के अंदर, इसके अंदर ये नॉन बुलस स्टेज में है, ये ब्लिस्टर स्टेज के अंदर है, या फिर इसके अंदर इरोजन स्टेज के अंदर है। उसकी स्टेज को कंफर्म करने के लिए, उस डिजीज की सीवियरिटी को देखने के लिए अपन क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ओके, नंबर 3 इम्यूनोफ्लोरेंस फ्लोरोस्केंस माइक्रोस्कोपी टेस्ट करेंगे। ओके, इम्यूनोफ्लोरेंस माइक्रोस्कोपी टेस्ट अपन एंटीबॉडी टेस्ट है एक तरह का, और एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। इस टेस्ट में अपन देखते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार की एंटीबॉडीज डेवलप है। यानी एक तरह का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसके अंदर अपने ही बॉडी के हेल्दी एंटीजन के खिलाफ वहां पे एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। अपन ये इम्यूनोफ्लोरेंस स्कैन टेस्ट करेंगे तो वहां पे अपने एंटीबॉडी को डिटेक्ट करेंगे और पता लग जाएगा कि ये एंटीबॉडी बनी हुई है, इसका मतलब यही इस बीमारी की जड़ है। ओके, ऐसा जो टेस्ट है वो जनरली किडनी वगैरह के पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी होता है, या फिर कोई और प्रकार के भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं उनमें भी होता है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी होता है। ओके, रूमेटिक अर्थराइटिस के अंदर भी होता है, क्योंकि वो भी कैसे है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो उस प्रकार की डिजीज कंडीशन के अंदर भी ये टेस्ट है वो किया जाता है। ओके, इसके अंदर आईजीजी जो एंटीबॉडीज होती है सीरम में और एपिडर्मिस में, उनका सैंपल लेके देखा जाता है कि वहां पे प्रेजेंट है क्या। ओके, क्योंकि अपन ने पहले भी पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा था कि हो क्या रहा था, इसकी डिजीज कंडीशन थी क्या, कि जो अपनी केराटिनोसाइट सेल है उसके बिटवीन जो डेस्मोसोम्स है उसमें डेस्मोग्लेइन 3 टाइप का एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन के अगेंस्ट यहाँ पे आईजीजी एंटीबॉडीज बन जाती है, जिसके कारण से वो प्रोटीन डैमेज हो जाएगा और वहां पे फ्लूइड फिलेट कैविटी बन जाएगी और ब्लिस्टर बन जाएगा। तो वहां पे अपन किसको डिटेक्ट करेंगे, आईजीजी एंटीबॉडीज को देखेंगे। यदि उसके सीरम में वहां पे उसके एपिडर्मिस के अंदर आईजीजी एंटीबॉडीज अपने को डिटेक्ट होता है नॉर्मल से ज्यादा कंडीशन में, तो अपन क्या समझ जाएंगे कि इसको क्या है, पेम्पिगस वल्गारिस है वो हो सकता है। ओके, नेक्स्टली अपन उसका बायोप्सी लेंगे, कहां से, उसकी स्किन से। उसकी स्किन से अपन बायोप्सी लेंगे और बायोप्सी के अंदर भी चेक करेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट के रूप में भी इसको पेम्पिगस वल्गारिस है या नहीं है। ओके, तो ये थे अपने डायग्नोसिस। नेक्स्टली चलते हैं अपन मैनेजमेंट के लिए, कि अपन मैनेजमेंट कैसे करेंगे इस पेशेंट का। ओके, वैसे तो अपन इसका मैनेजमेंट करने के लिए डिपेंड करता है कि डिजीज की सीवियरिटी कैसी है। यदि किसी को माइल्ड टाइप का है तो वहां पे एक ड्रग्स देने की जरूरत है या फिर 2 ड्रग्स। जैसे मॉडरेट होगा, मॉडरेट कंडीशन में कुछ और ड्रग्स ऐड करनी पड़ेगी। जैसे सीवियर होगा तो वहां पे उसके साथ एड ऑन और भी कुछ ड्रग्स देनी पड़ेगी। तो जो उसका ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि उस डिजीज की सीवियरिटी क्या है। ओके, यदि वहां पे ये बहुत सारे ड्रग्स पड़ेंगे जिसको अपन अकेले भी यूज कर सकते हैं और वहां पे कॉम्बिनेशन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि डिजीज का टाइप क्या है और सीवियरिटी क्या है पेम्पिगस की। क्लियर है, जो मैं आपको बता चुका हूं।
सबसे पहले ड्रग्स देते हैं इसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड, क्योंकि एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। स्टेरॉइड देंगे एंटीबॉडी ना बने, उसके खिलाफ एंटीबॉडी ना बने, इसके लिए अपन क्या देंगे वहां पे स्टेरॉइड देंगे। ओके, फॉर पीपल विथ माइल्ड डिजीज, ये कोई माइल्ड डिजीज का पेशेंट है, ज्यादा सीवियर नहीं है, उस कंडीशन में उसको अपन कोर्टिकोस्टेरॉइड की क्रीम दे सकते हैं और वो उसके लिए इनफ है, वो पेशेंट ठीक हो जाएगा उसके लिए। यदि उससे नहीं हुआ तो अपन आईवी ट्रीटमेंट के रूप में वहां पे कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, जैसे कि प्रेडनिसोलोन टेबलेट दे सकते हैं या फिर हाइड्रोकोर्टिसोन टेबलेट या फिर इंजेक्शन दे सकते हैं वहां पे। ओके, यानी अपन ने बात क्या की, सबसे पहले यदि कोई माइल्ड टाइप का पेशेंट है तो स्टेरॉइड कैसे देना उसको, ओनली स्टेरॉइड क्रीम देंगे स्किन के ऊपर एप्लीकेशन करने के लिए और उसके लिए इनफ है। बल्कि डिजीज की सीवियरिटी बढ़ती जाएगी तो बढ़ेगी तो वहां पे अपन क्या देंगे उसको, प्रेडनिसोलोन का टेबलेट देंगे ओरल रूट से देने के लिए। और भी ज्यादा सीवियर होता है तो वहां पे कोर्टिकोस्टेरॉइड के अपन इंजेक्शंस लगाते हैं उसको। ओके, वहां पे इंजेक्शन लगाते हैं उसको अपन। ओके, नेक्स्टली दूसरी ड्रग्स अपन देते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट, ऐसी ड्रग्स जो अपनी इम्यूनिटी को सप्रेस करती है, क्योंकि यहां पे एंटीबॉडीज क्यों बन रही, इम्यूनिटी बनाने के लिए, ज्यादा इम्यूनिटी के कारण से ये डिजीज हुई थी। ओके, तो उस प्रकार के मेडिकेशंस के रूप में एजाथियोप्रिन देते हैं। कॉमनली जो ड्रग्स चलती है वो कौन सी चलती है, एजाथियोप्रिन, जिसको अपन इमुरान नाम से भी बोलते हैं, या फिर माइकोफिनोलेट मोफेटिल। माइकोफिनोलेट मोफेटिल होती है जो सेल सेप्ट के नाम से आती है। ये दोनों की दोनों ड्रग्स कैसी है, अपनी इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए होती है, अपनी हेल्दी टिश्यूज के ऊपर कोई एंटीबॉडीज अटैक ना करे उसके लिए होती है। जनरली ये पेम्फिगस वल्गारिस के अंदर ही नहीं, ये किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट होते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट के पेशेंट होते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट होते हैं, उनके अंदर भी दी जाती है। या फिर जैसे पेम्फिगस वल्गारिस ही नहीं, एक तरह से हिमेटोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होते हैं उनके अंदर भी इसको दिया जाता है। ओके, जो हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं उनके अंदर भी इसको यूज किया जाता है। क्लियर है? They may have serious side effect including increased risk of infection। लेकिन जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग होती है वो इतना इजी नहीं होता देना, यदि वो देते हैं तो उसके बहुत ही सीरियस टाइप के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, यानी उस पेशेंट में इम्यूनोसप्रेस होने के कारण से कभी भी कहीं से भी सेकेंडरी इंफेक्शन हो सकता है, इसलिए उसको बहुत प्रिवेंशन के साथ रखना पड़ता है। जो इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट होते हैं उनको बहुत ही प्रिवेंटिव थेरेपी के साथ में बाद में रखना होता है। क्लियर है? नेक्स्टली चलते हैं, दो ड्रग्स हो गई अपनी, कोर्टिकोस्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेसेंट। नेक्स्टली है नंबर 3। नंबर 3 है बायोलॉजिकल थेरेपीज। ये भी आजकल काफी चलती है, जो कि एफडीए के द्वारा अप्रूव्ड ड्रग्स है ये। ओके, इसके अंदर डॉक्टर सजेस्ट करता है रिटोक्सीमेब, एक रिटोक्सीमेब का इंजेक्शन होता है जो रिटुक्सा नाम से भी आता है। यदि किसी भी प्रकार के जो अपन ने अदर ट्रीटमेंट लिए थे, स्पेशली सबसे पहले क्या दिया था, कोर्टिकोस्टेरॉइड की जेली लगाई थी, यानी क्रीम लगाई थी, उसके बाद प्रेडनिसोलोन दिया, हाइड्रोकोर्टिसोन दिया, यदि वो थेरेपीज उसके लिए उपयुक्त नहीं है या फिर वहां पे इफेक्टिव नहीं है तो अपने को उससे और ज्यादा एडवांस स्टेज में बढ़ना होता है। और एडवांस स्टेज क्या होती है वहां पे, बायोलॉजिकल थेरेपीज, जिसके अंदर क्या इंजेक्शन लगता है, रिटुक्सीकेन का, रिटुक्सीमेब का इंजेक्शन लगता है एक तरह से। ये जब किसी अदर प्रकार का ट्रीटमेंट अपने लिए हेल्पफुल नहीं हो या फिर उसको अपन टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो तब देते हैं। ओके, इसका टारगेट क्या रहता है, इसका टारगेट रहता है व्हाइट ब्लड सेल्स को पेम्फिगस एंटीबॉडीज के अगेंस्ट बनवाना। ओके, जो पेम्फिगस एंटीबॉडीज है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज ना बने, किससे, व्हाइट ब्लड सेल से। ओके, यानी एक तरह से अपना जो डेस्मोग्लेइन था उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनी थी, जिसको अपन ने क्या बोला, पेम्फिगस एंटीबॉडीज है। उस पेम्फिगस एंटीबॉडीज के खिलाफ व्हाइट ब्लड सेल्स को लड़वाना, ये किसका काम है, रिटुक्सीमेब का काम है। क्लियर है? ओके, इसके बाद नंबर 4 पे है, यदि किसी प्रकार का इंफेक्शन है तो वहां पे एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं, कोई वायरल इंफेक्शन है तो वहां पे एंटीवायरल ड्रग्स यूज कर सकते हैं, कोई फंगल इंफेक्शन है तो वहां पे एंटी फंगल मेडिकेशन है वो यूज की जाती है। एंटीबायोटिक्स के रूप में अपन पेनिसिलिन तो यूज करते नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पेनिसिलिन खुद क्या करती है वहां पे, खुद वहां पे पेम्फिगस कोज करती है, क्योंकि वो थियोल कंटेनिंग ड्रग्स है। तो यहाँ पे अपन क्या यूज करते हैं, एगुमेंटिन वगैरह को ज्यादा यूज करते हैं, एमोक्सिसिलिन क्लेविनेट होता है ना, एगुमेंटिन वगैरह, उसको ज्यादा यूज करते हैं। एंटीवायरल के रूप में एसाइक्लोविर यूज की जाती है, एसाइक्लोविर यूज की जाती है। और एंटी फंगल के रूप में बहुत सारी ड्रग्स है जिनको अपन एंटी फंगल के रूप में यूज करते हैं वहां पे। ओके, देज में बी यूज टू कंट्रोल और प्रिवेंट इंफेक्शन। इनको यूज करके क्या करते हैं अपन, किसी प्रकार के इंफेक्शन को कंट्रोल करते हैं या फिर प्रिवेंट करते हैं। ओके,
नेक्स्टली कुछ अदर मेडिकेशंस, यदि वो मेडिकेशंस है वो वहां पे उपयोगी साबित नहीं हो रही है या फिर उन मेडिकेशन से काम नहीं चल रहा है, तो वहां पे कुछ अदर प्रकार की मेडिकेशंस भी यूज की जाती है। जैसे डेप्सोन एक प्रकार की एंटी लेप्रोसी ड्रग्स है, इसको भी यूज किया जाता है। मेथोट्रेक्सेट एक तरह से रूमेटिक ड्रग्स है, इसको भी यूज किया जाता है। टेट्रासाइक्लिन को भी यूज किया जाता है। निकोटिनामाइड विटामिन B3 को प्रोड्यूस कराने वाला होता है, विटामिन B3 की मात्रा को बढ़ाने वाला होता है। निकोटिनामाइड है वो विटामिन D3 की मात्रा को बढ़ाता है बॉडी के अंदर। प्लाज्मा फेरेसिस किया जाता है, यानी उसके अंदर का जो प्लाज्मा है उसको रिप्लेस किया जाता है, बाहर के प्लाज्मा से दूसरा प्लाज्मा रिप्लेस किया जाता है। इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन रेडीमेड एंटीबॉडीज उसको दी जाती है। एक्स्ट्रा कॉर्पियल फोटोफेरेसिस, उसके अंदर बाहर से रेडिएशन थेरेपी दी जाती है उसको। इनफ्लिक्सिमेब दिया जाता है उसको, इनफ्लिक्सिमेब भी एक तरह का इंजेक्शन होता है जो उसको दिया जाता है वहां पे। क्लियर है? तो ये अलग प्रकार की ड्रग्स होती है जो इसके साथ दी जाती है। नेक्स्टली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यदि किसी को पेम्पिगस वल्गारिस है तो उस कंडीशन के अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी जरूरी हो जाता है। जैसे नंबर 1 अपन बात करते हैं तो फॉलो डॉक्टर्स वुंड केयर इंस्ट्रक्शन, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग वुंड केयर के इंस्ट्रक्शन को समझना जरूरी है। वुंड की केयर जरूरी है, यदि वुंड की केयर नहीं की तो वहां पे इंफेक्शन हो जाएगा, सेकेंडरी इंफेक्शन हो जाएगा और डिजीज की सीवियरिटी हो जाएगी। क्लियर है? तो वहां पे इंफेक्शन से बचाने के लिए, स्कार डेवलप होने से बचने के लिए वुंड की अच्छी केयर जरूरी है। दूसरी चीज, यूज टेल्कम पाउडर, वहां पे टेल्कम पाउडर का यूज किया जाए। टेल्कम पाउडर एक प्रकार से कुछ मिनरल्स का बना हुआ पाउडर होता है जिसके अंदर सबसे दुनिया के सबसे सॉफ्ट मिनरल्स यूज किए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सिलिकॉन। ओके, इनका यूज करके इस पाउडर को बनाया जाता है। तो ये करता क्या है, वहां पे अपने वुंड से जो वहां पे डिस्चार्ज होता है उस डिस्चार्ज को सोख लेता है और सोख के वहां पे जो अंदर बेडशीट्स होती है, जो सीट होती है, उस सीट से चिपकने नहीं देता है, अपने वुंड्स को चिपकने नहीं देता है, क्योंकि बेडशीट से जैसे ही वुंड चिपकेगा तो उसके बाद में वहां पे स्कार डेवलप हो जाएगा। क्लियर है? वहां पे स्टिकिंग से बचाता है। क्लियर है? टेक मेडिकेशंस एज प्रेस्क्राइब्ड, यदि वहां पे जो भी मेडिकेशंस दी गई है उनको अपने आप कहीं ना तो बंद करना है ना उनकी डोज चेंज करनी है। यदि ऐसा भी हुआ तो वहां पे भी डिजीज की सीवियरिटी हो सकती है, डिजीज कंडीशन है वो और ज्यादा सीवियर हो सकती है। क्लियर है? नंबर 4, क्लीन्स टॉवल्स, लिनन एंड क्लोथिंग। जब भी वो पेशेंट वहां पे लेटा रहता है बेड पे तो उसकी लिनन प्रॉपर्ली चेंज होनी चाहिए। यदि चेंज नहीं हुई तो वहां पे सेकेंडरी इंफेक्शन हो सकता है। वहां पे उसका टॉवल चेंज होना चाहिए, पर डे उसकी क्लोथिंग चेंज होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज होता है तो उससे दूसरे बैक्टीरिया ऊपर ग्रो करेंगे और जिसके कारण से उसको इंफेक्शन हो सकता है। ओके, फ्रीक्वेंट क्लीनिंग ऑफ दीज आइटम्स हेल्प प्रिवेंट योर ब्लिस्टर्स एंड सोर्स फ्रॉम बिकमिंग इंफेक्टेड। जो वहां पे ओपन वुंड है उसके जो ब्लिस्टर्स है वहां पे उनको इंफेक्टेड होने से बचाया जा सकता है। सेकेंडली, ये आइटम्स किसी दूसरे पेशेंट के साथ में भी कभी भी शेयर नहीं होने चाहिए, अदरवाइज उसको इंफेक्टेड कर सकते हैं। स्किन को प्रिवेंट करना। ओके, जो स्किन होती है वो काफी वीक हो जाती है, जिनके कारण से कहीं पे भी रप्चर हो सकती है, हर्ट हो सकती है, उसके वुंड कंटामिनेटेड हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में कभी भी स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट उसको नहीं लेना चाहिए। अवॉइड सर्टेन फूड, कुछ इस प्रकार के फूड होते हैं जो कि अपने म्यूकस मेम्ब्रेन को जाके उससे इरिटेट करते हैं। जैसे अपने म्यूकस मेम्ब्रेन कई बार ऐसा होता है कि मुंह में छाले हो गए, ब्लिस्टर्स हो गए, वहां पे ऐसा फूड लेंगे जो वहां पे इरिटेट करता है। इस प्रकार के फूड को अपने को अवॉइड करना है, उस प्रकार का फूड है वो अपने को नहीं देना है। जैसे इस प्रकार का फूड क्या हो सकता है, जैसे गार्लिक है, ओनियन है, प्याज है, या फिर अब्रेसिव फूड, या फिर कोई हार्ड खाना है, उसको अपने को उसको नहीं देना है। मिनिमाइज सन एक्सपोजर, सन एक्सपोजर को भी मिनिमाइज करना है, ज्यादा धूप में नहीं भेजना है, वहां पे सनस्क्रीन प्रोवाइड करवानी है उसको, क्योंकि उसके कारण से जो ब्लिस्टर्स होते हैं वो ट्रिगर होते हैं और ज्यादा फैलते हैं ब्लिस्टर्स। ओके, नेक्स्टली सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट। यदि कोई पेम्पिगस वल्गारिस का पेशेंट है तो अपन वहां पे नर्सिंग मैनेजमेंट के रूप में क्या कर सकते हैं। ओके, एडवाइज द पेशेंट टू मेंटेन ओरल हाइजीन एंड यूज लिप बाम टू प्रिवेंट द क्रैकिंग ऑफ लिप्स। उसको एडवाइस करना है पेशेंट को कि वो अपने ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करे।
वहां पे कंटिन्यूसली लिप बाम का यूज करता रहे, जिनके कारण से उसके लिप्स क्रेक नहीं होंगे तो वहां पे वुंड भी ज्यादा गहरे नहीं बनेंगे, जिससे उसको सेकेंडरी इंफेक्शन होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। नेक्स्टली, स्किन शुड बी ड्राइड प्रॉपर्ली आफ्टर बाथिंग इन लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन इरिटेटिंग पाउडर शुड बी अप्लाइड। जब भी पेशेंट नहाता है तो उसके बाद बॉडी को क्लियरली ड्राई करना है, और ड्राई करने के बाद वहां पे लार्ज वॉल्यूम के अंदर, लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो स्मूथ पाउडर होता है, जिसको अपन टेल्कम पाउडर अभी मैंने आपको बताया था, वो टेल्कम पाउडर यूज करेंगे, जिसके कारण से जब भी पेशेंट लेटेगा बैठेगा उसके जो क्लोथ्स होंगे उसके साथ में स्टिक नहीं होगा। ओके, क्योंकि वहां से जो भी डिस्चार्ज होगा वो पाउडर उसको क्या करेगा, सोख लेगा। एक तरह से सोक ऑब्जर्वेबल का वो काम करता है। ओके, ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर एनी साइन ऑफ इंफेक्शन। यदि वहां पे पेशेंट को एनी टाइम ऑब्जर्व करते रहना है, किसी भी प्रकार का फीवर होता है, चिल्स होता है, रेसेस होते हैं, तो उस कंडीशन में तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि वो किसके इंडिकेशन है, वो सेकेंडरी इंफेक्शन के इंडिकेशंस है। ओके, उसका इनटेक आउटपुट चार्ट है वो प्रॉपर्ली मेंटेन करना है, क्योंकि पेम्पिगस वल्गारिस का पेशेंट ओरल रूट से ज्यादा पानी नहीं ले पाता है, उसको मुंह के अंदर पेन होने के कारण से। सेकेंडली, उसकी स्किन से वाटर का डिस्चार्ज होता रहता है, जिनके कारण से भी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन जैसी सिचुएशंस देखने को मिलती है। तो उसका इनटेक आउटपुट देखते रहना है कि अपन जितना यूरिन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको ओनली दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। ओके, सेकेंडली, उसको एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक उसका मेंटेन रखना है कि उतना फ्लूइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसको हाई कैलोरी डाइट देंगे, उसको ज्यादा एनर्जी वाली, क्योंकि वहां पे कैलोरी है वो काफी लॉस हो रही है। उसको हाई प्रोटीन डाइट देंगे उसकी हीलिंग प्रॉपर करवाने के लिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े वुंड्स हो गए, इतने स्कार डेवलप हो गए, ब्लिस्टर्स बन गए हैं, तो उनको हीलिंग करने के लिए अपने प्रोटीन की बॉडी को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्टली चलते हैं अपन आगे। ओके, कुछ जनरल मैनेजमेंट, यदि इस प्रकार का पेशेंट है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कुछ जनरल मैनेजमेंट भी हो, जैसे अप्रोप्रिएट वुंड केयर इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एज दिस शुड प्रमोट हीलिंग ऑफ ब्लिस्टर्स एंड इरोजन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका कोई स्पेशल टाइप का ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, बट जो ब्लिस्टर्स बन गए हैं यदि उनकी अच्छी केयर होगी, अच्छी ड्रेसिंग होगी, तो ब्लिस्टर्स जल्दी ठीक होंगे, बाहर से दोबारा इंफेक्टेड नहीं होंगे, और सेकेंडरी इंफेक्टेड नहीं मिलता है तो जल्दी ठीक होता है पेशेंट। ओके, तो ये इसका एक तरह से बोल सकते हैं कि अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन है। ओके, कि वहां पे ऐसा करना ही करना है जिससे कि ब्लिस्टर्स है वो ज्यादा ना बने, इरोजन्स वहां पे डेवलप ना हो। हैंडल स्किन वेरी जेंटली टू अवॉइड कॉजिंग न्यू ब्लिस्टर्स एंड इरोजन्स। जो उसकी स्किन है, उसके स्किन के साथ अपन हाथ लगा के इधर उधर पेशेंट को उठा बिठा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहां पे जेंटली बहुत धीरे धीरे वहां पे प्रेशर लगाना है, अदरवाइज उसकी स्किन रेप्चर होगी, और रेप्चर होने के कारण से क्या होगा, वहां पे नई ब्लिस्टर्स बन जाएंगे। क्लियर है? और उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग करती रहनी है, और ड्रेसिंग कैसे करना है, असेप्टिक टेक्निक से ही ड्रेसिंग करना है वहां पे। ओके, जब भी ड्रेसिंग करना है तो वहां पे एनाल्जेसिक का यूज जरूर करना है, क्योंकि वहां पे पेन होता है बहुत ज्यादा। ओके, सेकेंडली, उसको अपने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करना है ड्रेसिंग के टाइम। ओके, नेक्स्टली, जब भी कोई ब्लिस्टर इंटेक्ट दिखे आपको तो उस ब्लिस्टर को अपने को लीक करना है, उस ब्लिस्टर को तोड़ना है, लेकिन ब्लिस्टर को तोड़ने के साथ उसकी जो रूप की जो लेयर है उसको हटाना नहीं है, उसको वही का वही रखना है। ओके, सेकेंडली, अप्लाई ए ब्लेंड इमोलिएंट ऑइंटमेंट। एक प्रकार की इमोलिएंट ऑइंटमेंट होती है, वो वहां पे ऑइंटमेंट यूज करनी है, और इसके साथ ही साथ 50% व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन एंड 50% लिक्विड पैराफिन, ये भी वहां पे यूज करना है स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए। ओके, और इस कंडीशन में डायरेक्टली स्किन के ऊपर इसको अप्लाई ना करना है, स्किन के ऊपर ऑइंटमेंट अप्लाई करके फिर डायरेक्टली ड्रेसिंग अप्लाई करनी है। इससे आगे अपन बात करें तो जो भी ड्रेसिंग यूज करेंगे वो नॉन एडहेरेंट ड्रेसिंग होनी चाहिए, चिपकने वाली ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे पैराफिन गोज ड्रेसिंग होती है, पेट्रोलियम सोप गोज होते हैं, इस प्रकार की ड्रेसिंग को अपने को यूज करना है। यदि वहां पे फ्लूइड का लीकेज हो रहा है तो वहां पे पैराफिन ड्रेसिंग के बाद एक सेकेंडरी ड्रेसिंग उसके टॉप पे और करनी है जो सोक ऑब्जर्वेबल वाली हो, जैसे गोज पीस वगैरह लगा देना। ओके, वो सोक ऑब्जर्वेबल का काम करेंगे वहां पे। तो इस प्रकार से उसकी ड्रेसिंग करेंगे, जो वहां से होने वाली जो ओजिंग्स होगी उसको वहां पे सोक ले लेगा। क्लियर है? नेक्स्टली, ये अपना हो गया है पेम्पिगस। ओके, आगे मैंने रेफरेंस दिया था इसके अंदर। ओके, कि ये कहां से लिया हुआ कंटेंट है, वो जो अपना कंटेंट है वो ब्रूनर्स एंड सुदार्स टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, वहां से कंटेंट लिया हुआ है। दूसरा, डर्मेट नाम से अपनी वेबसाइट है, इंटरनेट वेबसाइट है, जिसके ऊपर 25 मिलियन के समथिंग लोग आते हैं पर ईयर के अंदर, विजिट करते हैं। एक जॉनसन हॉपकिंस मेडिसिन नाम से एक
इंटरनेट वेबसाइट है जिनका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी जो मैंने कंटेंट है वो लिया है। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल जाए। और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएगा कि आपको वीडियोस कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो मैं इस प्रकार के अदर कंटेंट भी लाता रहता हूं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।